नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आज हमारे साथ चर्चा विशेष के इस प्रोग्राम में अमिताभ ठाकुर जी जुड़ेंगे। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मुजफ्फरपुर जन्म स्थान आपका, वहाँ से लखनऊ का सफ़र। सर पहले तो आप ये बताइए कि बिहार के एक ऐसी जगह से कैसे आप आईपीएस तक पहुँचे? देखिए सर, मैं मुजफ्फरपुर में मेरी पैदाइश हुई। फिर मेरे पिता श्री टी.एन. ठाकुर, वो इंजीनियर थे पहले स्टील प्लांट में, सेल जो है उसका बोकारो प्लांट में। वहाँ पर हम लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई। फिर मैंने आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था। मैं कानपुर चला आया। आईआईटी से पढ़ने के बाद मैं इस आईपीएस की सेवा में आया। एवरेज फैमिली से थे, ठीक ठाक थी? जाहिर नहीं, हम लोग न मैं कोई बहुत ही अमीर परिवार से था, लेकिन कभी हम लोग को ऐसा चाहिए भी नहीं था कि कोई अभाव दिखा हो। यह नहीं कहूँगा कि बहुत अभाव रहा। मेरे माता पिता ने हमारी सारी बुनियादी सुविधाओं को हमेशा मुहैया कराया। कोई ऐसा अभाव मैं नहीं अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि बिहार बहुत आईएएस, पीसीएस, आईपीएस देता है, और वहाँ अभी भी देखा जाए तो पिछड़ापन और अशिक्षा है। क्या कारण है सर? कुछ बिहार के बारे में प्रकाश डालेंगे? देखिए, जैसे जो दीपक तले अंधेरा वाली कहावत कहते हैं, कुछ वही बात है कि वहाँ के लोग, यह मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। आप ये खुद उत्तर प्रदेश में मुझे तो लगता है कि 1/3 अफसर बिहार के हैं। कई नामी गिरामी सफल अफसर बिहार के हैं। बिहार के पिछड़ेपन में कोई खास तरक्की, कोई खास तब्दीली नहीं हो रही है। वहाँ पर सब कहने को बड़े नेता हैं, कोई किसी से छोटा नेता नहीं है। नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, उनके सुपुत्र हैं, ये आपको सुशील मोदी हैं, सब बड़े बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन बिहार की प्रगति की स्थिति वास्तव में अत्यंत ही कष्टप्रद है। तो यह तो उन नेताओं को सोचने की ज़रूरत है कि जब इतने बड़े नाम हैं आपके, तो आखिर उस नाम का फ़ायदा बिहार राज्य को क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ की प्रगति यथेष्ट क्यों नहीं है? आखिर प्रश्न यह है कि बिहार की तरक्की के लिए जो धन आ रहा है वो कहाँ चला जा रहा है? सर आप बिहारी हैं एक, और एक जिम्मेदार पद पर 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के कमान संभाली है आपने जनपद की। अगर हम बिहारी शब्द पे चर्चा करते हैं कभी, तो स्थिति मुंबई की ध्यान में आती है कि हर जगह से उपेक्षित होते हैं, उनके साथ उनको हक नहीं मिलता। अपने ज़िले को छोड़ के, अपने प्रदेश को छोड़ के अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर तो जाते हैं, लेकिन उनके सहकर्मी जो उनके बगल से ही गए हुए अधिकारी हैं, वो शायद उनका तालमेल उनसे बन नहीं पाता है, या फिर उनके लिए लड़ते नहीं हैं दूसरे प्रदेशों की, अगर देखा जाए तुलना में। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है कि यह भी सही बात है। इस आपके प्रश्न में 2-3 प्रश्न छिपे हैं। पहला तो ये कि यह भी देखा गया है कि बिहार के बहुत कम अफसर हैं जो बिहार की दुर्दशा को लेकर चिंतित रहे। बिहार से निकले, नोएडा में घर बना लिया, बहुतों ने मुंबई में घर बना लिया, बड़े बड़े घर बना लिए, वहाँ पर रच बस गए। बिहार की धरती के लिए उन्होंने अपने कर्ज को निभाने का कोई काम नहीं किया। एक तो ये भी हो रहा है। या जहाँ रहे, मुंबई में है, मुंबई में पुलिस कमिश्नर है, लेकिन ये मुंबई में अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ खड़े नहीं हो रहे हैं। यह कष्ट का विषय है। दूसरा कष्ट का विषय यह है कि राजनीतिक रूप से संख्या बहुत है। दिल्ली में बहुत संख्या है, मुंबई में बहुत संख्या है। दिल्ली में तो अब ये समस्या मेरी जानकारी में नहीं है। बिहार के लोग तो कई बार तो लोग कहते हैं बिहार के लोग ही हावी हो गए हैं, दिल्ली में संख्या बल बहुत बढ़ गई है। मुंबई में भी हैं, लेकिन मुंबई में कहीं ना कहीं अचानक, खास करके कुछ राजनीतिक दलों की जो नीतियां हैं, विभेदकारी नीतियां हैं, उनके कारण बिहार के और आपके उत्तर प्रदेश के भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में, उनको डराने धमकाने में, उनको उत्पीड़ित करने में का काम करते हैं कुछ राजनीतिक दल। और उस समय वही राजनीतिक दल जो इनके बल पर सरकार बना रहे हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पूरी तरह यूपी और बिहार के लोगों पर आधारित हैं, लेकिन वह साथ नहीं खड़े होते हैं। मेरा इन मामलों में यह मानना है कि यदि हम वास्तव में भारत को एक मानते हैं, देश को एक मानते हैं,
तो ऐसे जो भी विभेदकारी बातें हो रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो रही हैं, अगर यूपी में हो रही है, बिहार में हो रहा है या बंगाल में हो रहा है, तो कहीं भी गलत है। या तो आप यह मानना छोड़ें, और वो छोड़ेंगे तो उसके दुष्परिणाम है। कानून अनुमति नहीं देता है कि हम विभेदकारी ढंग से देखें। तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पे आप किस प्रकार बंटवारा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? और जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पे एक दूसरे पर आप आतंक, उत्पीड़न या अत्याचार कैसे कर सकते हैं? यह पूर्णतः असंवैधानिक भी है और पूर्णतः अवैधानिक भी है। 1992 का बैच था सर आपका जी, और रिटायर कर दिए गए आप। हम घर में आपके जब दाखिल हो रहे थे तो एक छोटा सा A/4 का पेपर चिपका हुआ है, जहाँ नेम प्लेट चिपका हुआ होता है सबके अमूमन घरों में, गोमती नगर के घरों में चिपका हुआ होता है। तो उसमें लिखा है जबरिया रिटायर, जबरिया जेल और फिर जबरिया प्रश्नवाचक चिन्ह 3 बार, 3 क्वेश्चन मार्क। तो ये 3 क्वेश्चन मार्क, इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है। नहीं, देखिए अब स्टोरी यही है, वो मेरी ज़िंदगी की स्टोरी है कुछ हद तक का। पिछले कुछ वर्षों से मुझे मेरी जानकारी में, मैं जो भी मुझे दायित्व दिया जा रहा था, सरकार में बैठे लोग वो मुझे कोई ऐसा दायित्व देना ही नहीं चाह रहे थे एक लंबे समय से, जिसमें मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ जो आम आदमी के लिए न्याय हो और बड़े लोगों के लिए दिक्कत तलब हो। यानी निर्णय, मान लीजिए जो ADG जोन होते हैं, IG रेंज होते हैं, जी, जी। पुलिस कमिश्नर होते हैं बड़े शहरों के, वो निर्णय करते हैं। CBCID का DG होता है, ADG, वो निर्णय करते हैं कि भाई इसको जेल जाना चाहिए, उसको नहीं जाना चाहिए, न्याय है, अन्याय है। ऐसे तमाम कामों से मुझे एक लंबे समय तक, करीब 15-20 सालों से महरूम रखा। निश्चित रूप से यह भय रहा होगा कि यह बात नहीं मानेगा, यह जहाँ पर सही को सही और गलत को गलत कह देगा, जिससे दिक्कतें आएंगी। इसका नाम निकाला जाना है, सत्ता दल के नेता हैं, उसको फंसाया जाना है, वो विपक्ष का नेता है। यह काम न शायद कर पाऊँ, इसीलिए मेरे लिए बाद में सिर्फ 2 विभाग बच गए थे पुलिस विभाग में। एक रूल्स मैनुअल था, चूँकि वो ऐसा विभाग था जहाँ जो कभी बना ही नहीं, जहाँ कोई काम आवंटित, शासन ने, मैंने लिखा पढ़ी में पूछा, सरकार ने जवाब दिया कि रूल्स मैनुअल में कोई काम ही आवंटित नहीं है, और आपको अधिकारी बना दिया। अब मैं ही नहीं, वहाँ तमाम अधिकारी थे, अभी भी हैं। दूसरा, नागरिक सुरक्षा में जहाँ पर कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं थे, जहाँ जो आपको जो सिविल डिफेंस के जो होते हैं वार्डन वगैरह, उनके साथ ही ये थी आमद दरफ थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने न जाने कौन सा पैमाना चुना, कौन से मापदंड लगाए कि कहा कि ये योग्य नहीं है सेवा के लायक, कि सेवा नहीं दे पा रहे हैं। आज उसके रिटायरमेंट के 1.5 साल हो गया है। आप खुद आए, आपके मुंह से निकला कि आप तो बहुत सक्रिय हैं, बहुत सक्रियता दिखा रहे हैं। मैं यह पूछ रहा हूं कि जो व्यक्ति वहां बैठा था, जो मेरा असिस्मेंट कर रहा था, जिसने काम नहीं दिया, इसके बाद भी मैंने रूल्स मैनुअल में जाते ही अपनी ओर से कहा कि पुलिस मैनुअल हम बनाएंगे। यूपी में पुलिस मैनुअल बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पुराना, शायद 100 साल पुराना है, परिवर्तन की ज़रूरत है। सिविल डिफेंस में मैंने परिवर्तन की कोशिश की, जहां नहीं काम करता है कोई, वहां मैं लगातार काम किया, फिर भी आपने मुझे रफा दफा कर दिया। इसीलिए मैंने उसको नाम दिया जबरिया रिटायर। वह कह रहे हैं अनिवार्य सेवानिवृत्ति, क्योंकि ये सेवा के लायक नहीं थे। मैं कह रहा हूँ जबरिया रिटायर, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के लायक नहीं था। तुमने जबरिया हमको दरवाज़ा दिखा दिया, मैं उस योग्य नहीं था। वो सर 3 प्रश्नवाचक चिन्ह 4 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे। अब दूसरा जो है जेल, जो घटना घटी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वह दुखद थी। किसी की हत्या हो जाए, हत्या हो जाना एक घटना है, वह दुखद है, लेकिन उस हत्या में आप सम्मिलित होंगे, यह एक अलग प्रश्न है। वहाँ एक घटना घटी, दुखद थी, मैं उसमें सम्मिलित था, यह शासन की इच्छा थी, और इच्छा नहीं थी, यह एक बुरी नीयत थी, कदिच्छा थी, और शासन में बैठे अफसरों का एक प्रकार स्पष्ट कदाचार था। तो उस घटना से जबरदस्ती हमको जोड़ा जाना, FIR लिखने से पहले इसी घर से जहां मैं बैठा हूं मुझे उठा के पटक के ले जाना, थाने में मेरे साथ उत्पीड़न किया जाना, जबरदस्ती चार्जशीट भेजा जाना,
बिल्कुल फोकस ढंग से विवेचना किया जाना, ये सारा कुछ जो है जबरिया जेल की श्रेणी में था। अब आपने कहा कि वो 3 प्रश्न 4 भी हो सकते थे, 2 तो घटनाएं घटी गई तो कम से कम 3 तो होना ही था। अब वो मेरे जीवन में वो 4 होंगे कि 6 होंगे, यह तो चूंकि जो ताकतवर लोग हैं तो सर जिनको मुझसे उलझन है वो जो यह वह तय करेंगे कि तीसरा चौथा क्या होगा। मतलब तीसरे की तैयारी में है आप? मैं किसी तैयारी में नहीं हूँ और निरंतर तैयारी में हूँ, इसीलिए कोई अब क्योंकि मैं यह समझ नहीं पाता, जब मैं कोई काम करता हूँ जो शासन में बैठे लोगों को बुरा लगता है, शासन में बैठे लोगों को यह बुरा लग गया कि मैंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा क्यों कर दी। आपको तो हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था। पहले मैं कई दिन तक मेरी पत्नी हाउस अरेस्ट रहे, फिर वह FIR, फिर जेल, और जेल से मैं छूटा कब, इधर चुनाव का नतीजा निकला, नतीजा निकलने के दूसरे या तीसरे दिन मैं बेल आउट हो गया, मैं चला आया। तो ये तीसरा चौथा पांचवा, जब जिनके पास ताकत है और जिन्हें लगता है कि इससे हमको दिक्कत है, वो क्या कदम उठाएगा उसके ऊपर। यानी कि सर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे डर गए थे कि आप गोरखपुर जाएंगे और उनके खिलाफ चुनाव की घोषणा आपने कर दिया है और उनके चुनाव को प्रभावित कर सकते थे, इसीलिए रोक दिया गया आपको। अब देखिए, यह मैं कहूँगा तो मेरे मुंह से बड़बोलापन होगा, क्योंकि मतलब एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मैं अपनी हैसियत जानता हूँ। अभी मेरी हैसियत शब्द ही मेरे लिए गलत है। अभी मैं बिल्कुल, जैसे एक शब्द चलता है स्टार्टअप जी, तो एक पॉलिटिकल स्टार्टअप भी नहीं हूँ मैं, अभी स्टार्ट करने की प्रक्रिया में हूँ, इसलिए मैं उनका क्या बिगाड़ पाता ये तो मैं नहीं जानता, मैं वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाता यह भी नहीं जानता। आश्चर्य मुझे यह होता है कि जब मैं इतनी बात भी नहीं जानता कि क्या होता, इसके बाद भी अगर मुझे उठा लिया गया, तब तो जब मैं कुछ करने लायक हो जाऊंगा तब क्या स्थिति होगी। सपा मुखिया की जो है एक ऑडियो वायरल होती है, आपकी पत्नी नूतन ठाकुर ने ऑडियो वायरल किया था एक, और वो बड़ा घूमा सोशल मीडिया पे, बड़े चैनलों ने उठाया, बड़े बैनरों ने उठाया। उसमें मुलायम यादव आपसे कह रहे थे कि ठीक कर दो, अमिताभ सही हो जाओ, नहीं तो हम ठीक कर देंगे। क्या थी घटना सर? कुछ देखा जाए, वो घटना की पृष्ठभूमि ये थी कि मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अब हमारी पार्टी में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने उस समय एक वैसे सज्जन के खिलाफ लोकायुक्त शिकायत की थी, जिनकी छवि खनन माफिया की थी। उसको लेके उन्होंने लोकायुक्त शिकायत की। हम लोगों का यह मानना था कि उसी घटना के परिप्रेक्ष्य में तमाम घटनाएं घटी। बाद में मुझ पर इसी घर में अपनी पत्नी के सहयोग से एक अज्ञात महिला से बलात्कार करने का FIR मुझ पर दर्ज हुआ। यानी कि इस अभी मैं जो जेल गया, इससे पहले भी जेल की पृष्ठभूमि बनाई गई थी। और आपके सामने मैं यह कहना चाहूँगा, कोई आदमी इसे अच्छा माने बुरा माने, मुझे इस बात का अखिलेश यादव जी के समय FIR दर्ज हुआ, लेकिन इस बात के लिए मैं उनका सम्मान करूँगा सार्वजनिक रूप से कम ये इतना रहा कि उनके शासनकाल में जब यह देखा गया कि यह सब जो जब जान गए, और जानते तो थे ही थे कि यह फर्जी FIR है, तो FIR के आगे वह लगभग उसके बाद भी 1.5-2 साल तक शासन में रहे, मुझे किसी ने छुआ तक नहीं, और इस बात का सम्मान रहा कि FIR फर्जी है। इस बार मैंने देखा कि वह सम्मान पूरी तरह तोड़ दिया गया। बीजेपी में जो जिनकी भी सरकार हो जी, जिनकी भी सरकार हो, उन्होंने उस चीज़ को पूरी तरह तोड़ दिया, यह भली भांति जानते हुए कि यह सही नहीं है। इस भले वो घटना दुखद है, माननीय सुप्रीम कोर्ट सामने घटना दुखद है, लेकिन ये सब जान रहे थे, जानते हैं। जेल तक में जो भी आदमी मुझसे मिला, जेलर जो भी थे, उनके जो जेल वार्डन से जेलर तक कैदी, मैं कोर्ट आता था, कोर्ट में सारे लोग एक मुश्त कहते थे कि आपको फर्जी फंसाया गया, एक आम भावना थी। उसके बाद भी आपने जो एक लाज का पहरा होता है, आपने नेस्त नाबूद कर दिया। यह ताकत है, ताकत आपके पास है, आप कुछ भी कर लें, लेकिन ताकत हमेशा नहीं रहती। सच्चाई देर सवेर, कई बार तो सैकड़ों साल बाद सच्चाइयाँ खुलती हैं।
मुझे विश्वास है कि आपने जो कुछ भी किया उसकी टीस जो मेरे अंदर है, मेरी पत्नी के अंदर है, और जो लोग, तमाम लोग, उनकी संख्या करोड़ों में अगर नहीं तो लाखों में तो जरूर होगी, जिनके मन में यह टीस है कि अन्याय हुआ। अन्याय की टीस बहुत गहरी टीस होती है। जो कहते हैं ना कि ईश्वर जो है वह क्या कहते हैं, किससे नहीं मारता, किससे मारता है, उसकी आवाज़ नहीं होती। तो भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो अन्याय तो किसी के द्वारा अन्याय किया जाना उचित नहीं है। मुझ पर अन्याय हुआ, मेरी पत्नी पर अन्याय हुआ, खुलेआम अन्याय हुआ, और मुझे विश्वास है, क्योंकि यह भी नहीं कि हमेशा न्यायपालिका में, यह भी सच्चाई है, हमेशा न्यायपालिका में सच्चाई सामने आ ही जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। सच झूठ के अंतर में कई बार गलतफहमियां भी रह जाती हैं। इसी देश में यह भी सच्चाई है कि आज हमारा जो सबसे बड़ा, समझिए कि हर व्यक्ति कहेगा मुझे भगत सिंह की तरह बनना है। इसी देश के इस कानून में आज भी भगत सिंह एक सजा याफ्ता कैदी हैं, और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मृत्युदंड दिया, और हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा। इसी देश में हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वह 6 साल के सजा याफ्ता हैं। तो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग उस घटना को जानते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, और अन्याय का प्रतिकार मैं कर पाऊँ न कर पाऊँ, ईश्वर उसे जरूर देखता है। जनपदों में सेवा में रहे और 2 बार सस्पेंड कर दिया गया आपको, उसके बाद जबरिया रिटायर कर दिया गया। इस सस्पेंशन की कहानी क्या थी सर? देखिए, सभी सस्पेंशन की अलग अलग कहानी थी। बुनियादी कहानी सस्पेंशन की आप भी जानते हैं। अब जो भी व्यक्ति कुछ दिनों तक सरकारी सेवा में रह गया वो, या जो सरकार के लोगों के साथ रह गया वो, ये जानता है कि एक लंबे समय से सरकारों में उसे दंड कतई नहीं मिलता जिसे दंड मिलना चाहिए, उसे दंड निश्चित मिलता है जिसे नहीं मिलना चाहिए। वह एक आवरण दे दिया जाता है कि फला कारण, निर्णय पहले होता है, कारण बाद में ढूंढे जाते हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वह मैनेज कर लेते हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, की जानी है, उसके लिए कारण ढूंढ लिए जाते हैं। तो जब तक ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, आज भी मौजूदा सरकार रोज अपने दावे करती है, चूँकि मीडिया, आप भी जानते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनकी अपनी इतनी बंदिशें हैं, इतने अंकुश हैं, उनके इतने अपने झोल झाल हैं, मैं कहूँगा कि वो तो सरकारी बातों को सरकारी पिटारा बनना, सरकारी ढोल बनना उनकी एक मजबूरी सी हो गई है। तो ऊपर से जो आया कि मुख्यमंत्री जी, मैं रोज़ देखता हूँ, लिखता हूँ मुख्यमंत्री जी सख्त, मुख्यमंत्री जी सख्त। भैया, जब मुख्यमंत्री जी रोज़ सख्त ही हैं तो सब कुछ क्यों हो रहा है? आखिर हर चीज़ में मुख्यमंत्री सख्त होते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन यह प्रश्न, और सबसे दुविधा की बात है कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया यह प्रश्न अब नहीं पूछता कि भैया जब तो आप इतने सख्त हैं तो ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। ईमानदारी मीडिया को भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। लोग उन पर विश्वास करते थे, अब उस हद तक नहीं कर। अब एक नया शब्द मैं देखता हूँ जो मतलब जो है फला मीडिया कहते हैं लोग, अब उसको स्वतंत्र मीडिया नहीं कहते हैं, खांचे बांट दिए गए। ये फला मीडिया है, अपने मुंह से हम बोल दे रहे हैं, ये फला मीडिया है। इसीलिए फला मीडिया है कि ये फला बात ही कहेगी। कोई भी चीज़ सरकार करेगी, सरकार कुछ कृत्य करेगी, यह उसको जस्टिफाई करेगी, और अगर कोई विरोधी दल उस पर उंगली उठाएगा तो उसके उंगली को तोड़ने का प्रयास करेगी। अगर मीडिया का यह दायित्व है तो इससे न मीडिया होना बेहतर है। आपके पूरे जीवन काल में आपकी पत्नी का कितना सहयोग रहा है आपके सारी एक्टिविटीज़ में? मेरी पत्नी का मेरे हर काम में पूर्ण सहयोग रहा है, सरकारी अभिलेखों के अनुसार भी। मैं कहूँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है जी। बलात्कार का मुकदमा, बलात्कार की घटना, आरोपी रही हैं, बलात्कार की घटना मैंने अपने पत्नी के सहयोग से किया है, यह सरकारी अभिलेख कहते हैं जी। जो 2 लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जिनकी मौत हुई,
उसमें मैंने और इन्होंने दोनों ने मिलकर उकसाया है, सरकारी अभिलेख कहते हैं। मुझ पर भ्रष्टाचार का भी मुकदमा हुआ, जो बाद में जिसको गलत खुद सरकार ने विवेचना के बाद पाया। उसमें मुझसे ज़्यादा इनकी मेरी संपत्ति की कम जांच हुई, इनकी संपत्ति की ज़्यादा जांच हुई। मुझ पर और इन पर देशद्रोह का भी साथ में मुकदमा है। रामपुर में जब हमने आजम खान जी के, उन्होंने जो कुछ वहाँ के कुछ दलित बस्तियों में कुछ उन्होंने उनको तोड़ने फोड़ने का प्रयास किया था, तो हम लोग गए थे, तो मैं उसमें भी मैं और नूतन ठाकुर साहब अभियुक्त हैं। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 मुकदमे स्वयं बता देते हैं कि मेरे जीवन में उनकी क्या भूमिका है। भारत के राजनीति में जब तक 20-25 मुकदमे और बढ़िया से आरोप और खूब बड़े खाचे विवेचना नहीं हो पाती है, आदमी नेता नहीं माना जाता है। कुछ लगता है सर ऐसा आपको? अब देखिए, मुझ पर 5 मुकदमे हो चुके हैं, उसमें से 3 तो पुलिस ने विवेचना के बाद गलत भी पाए। जिन्होंने मुकदमा लिखवाए थे उनके खिलाफ आरोप पत्र भी भेजे, कम से कम निष्पक्ष विवेचना वहाँ हो गई थी। इन 2 मुकदमों में चार्जशीट भी भेज दिया है। और जिस तरह से अब सरकारें चलती हैं, अब मेरे एक साथी हैं, आपके भी साथी हैं, सबों के आदर्श भी हैं, SP सिंह साहब जी, रिटायर्ड IAS, सूर्य प्रताप सिंह साहब, 7 मुकदमे उन पे हैं। काहे के लिए हैं? उन्होंने जो है वो नदी में लाश बहती फोटो दिखा दी, उसका मुकदमा है। उन्होंने कोविड के ऊपर कुछ सच्चाई बयान कर दी, उसका मुकदमा है। तो मुकदमों के लिए कप्पन साहब हाई कोर्ट से जो आदेश आया, सब लोग आश्चर्यचकित हैं। उसमें लिखा है कि कप्पन को इसीलिए जमानत नहीं दी जाएगी क्योंकि कप्पन केरल से यूपी क्यों आए। अब माननीय हाईकोर्ट पर टिप्पणी करने का अधिकार तो किसी को नहीं है, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं चौंकाने वाली और परेशान करने वाली बात तो है ही है कि आखिर केरल से अयोध्या या यूपी या मथुरा आना किस प्रकार गैर कानूनी है। तो मुकदमात जो नए ढंग के हो जा रहे हैं, हर तरह की धाराएं नई ढंग से अप्लाई कर दी जा रही हैं। UAPA लगा दिया। सुधा भारद्वाज अमेरिका से आई, देश की सेवा के लिए आई, एक अधेड़ महिला UAPA में मेरे ख्याल से वो भी 1.5-2 साल बंद रही। जो आपको झारखंड के जो वो फादर स्टैनली या कौन थे जी, वो बेचारे बेल नहीं मिली, उनकी मौत हो गई। बाद में लोग जो है चीखते चिल्लाते रहे कि बेल में क्यों नहीं मिली। तो ये स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, कष्टप्रद हैं। इसका कब मैं भागी बन जाऊं, भोगी बन जाऊं, कब आप बन जाएं, कब कोई भी व्यक्ति जो सच बोलेगा वह इनके लिए तैयार रहे। यह एक दुखद स्थिति है। ऐसी स्थितियां पूर्व में एक लंबे समय तक मैंने भी नहीं देखी थी। सर आइडियल कौन है आपका? देखिए, अगर मैं देखूं, जिन लोगों को मैं ज़्यादा अनुप्राणित जिन लोगों से मैं होता रहा हूं, उनमें महात्मा गांधी जी के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनसे मैं निश्चित अनुप्राणित होता रहा हूं। मैं एक लंबे समय तक यह मानता था कि जवाहरलाल नेहरू, जो कई लोग कहते थे जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो जो एक आम ये था, कई लोग चलता ढंग से कहते हैं कि खिलंगड़े टाइप के थे वगैरह वगैरह, फोटोज थी। और लेकिन मैं जब जेल में रहा 7 महीने, मैंने उनकी 3 जो उनके जो श्रेष्ठ, वास्तव में श्रेष्ठ जो उनके कृतियाँ हैं, अपनी जीवनी उनकी जो है, और जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, और जो तीसरा इतिहास है भारतीय इतिहास, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने पढ़ी, तब मुझे महसूस हुआ कि वह भी एक ऐसे व्यक्ति हैं कई मामलों में अत्यंत मॉडर्न। आज के समय वास्तव में यदि उस तरह का मॉडर्न व्यक्ति, आउटलुक का व्यक्ति आप देख रहे हैं कि लगातार हमको पीछे की तरफ दिखाया जा रहा है, वह व्यक्ति सन 47 में, सन 30 में आगे देखना चाह रहा था, देश को आगे ले जाना चाह रहा था। कष्ट का विषय रहा कि उनके ही परिवार ने हमेशा उनका नाम तो इस्तेमाल किया, उनकी दास्तान, उनके विजन को हमेशा प्रयुक्त नहीं किया। उस रूप में वो भी श्रेष्ठ हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अद्भुत व्यक्तित्व। जेल में गया तो कई बार, जेल एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ न कुछ आदमी देर समय घबराता रहता है। उनकी जीवनी मैंने पढ़ी, उनको कई लोगों ने, एक सिख उनके जो मैंने पढ़ा, एक सिख था जो अंतिम समय में उनको जो ले जा रहा था फांसी चढ़ाने, उस सिख ने कहा कि अरे भगत,
अब तो गुरु ग्रंथ साहिब के जो फला ये पढ़ लो, उन्होंने कहा नहीं, ये कुव्वत हो। अभी देखिए ईश्वर है कि नहीं एक अलग प्रश्न है, और ईश्वर हैं, हम लोग जैसे साधारण लोग यही मानते हैं ईश्वर हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब नहीं माना तो नहीं माना, अंतिम समय तक नहीं माना, यह अपने अंदर एक भाव हो पाए, ऐसे भगत सिंह भी मेरे आदर्श हैं। तो इस तरह के लोग जो अपने अपनी बातों पर डटे रहे, जो बुनियादी रूप से सिद्धांतों पर रहे, अपने सिद्धांतों के लिए जिए, ये सारे लोग मेरे आदर्श हैं। शिक्षा में जब पढ़ाई आपने शुरू की, कविताएं पढ़ी होंगी, फिर रचनाएं पढ़ी होंगी, फिर पुस्तकें पढ़ी होंगी, फिर संकलन पढ़े होंगे, कोई ऐसा लेखक, कवि, रचयिता, कुछ व्यक्तित्व हो जो दिल को छुआ हो आपके? देखिए, जो मुझे ज़्यादा अच्छे लेखक, क्योंकि मैं ज़्यादा पहले मैंने हिंदी में पढ़ा, फिर अंग्रेजी में पढ़ा, जो मुझे लेखक बहुत अच्छे लगे उनमें मुंशी प्रेमचंद मेरे बहुत ही प्रिय निबंध क्या बोलते हैं उपन्यासकार रहे। उनके लेख मुझे हमेशा उनके जो उपन्यास हैं, गोदान मुझे बहुत ही हमेशा अच्छा लगा, क्योंकि वो मुझे लगा कि वो धरती की बात कहते थे। उनकी कहानियाँ भी कई सारी बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा एक लेखक जो कि परंपरावादी नहीं थे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मैं भी बने कि परंपरा के लिए परंपरा को पसंद नहीं करता। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उनकी जो शेखर एक जीवनी है वो मुझे बहुत ही श्रेष्ठ रचना लगी। गजानन माधव मुक्तिबोध मुझे बहुत प्रिय कवि लगते हैं, उनकी अंधेरे में मुझे बहुत अच्छी रचना लगी। और उसमें जो उन्होंने वर्णन किया है, जो पदचापों का वर्णन किया है, जो कहा है बूटों का वर्णन किया है, जो भय दिखाया है सरकारी तंत्र का, मेरी निगाह में वो एक अद्भुत दृश्य है जो आज भी लगातार बरकरार है। अंग्रेजी उपन्यासकारों में जो लाइट कॉमेडी के रूप में मुझे पीजी वुडहाउस बहुत अच्छे लगे, और मुझे अगाथा क्रिस्टी, यद्यपि वो बहुत गंभीरता से नहीं लिखती थी, लेकिन मुझे उनकी रचनाएं हमेशा अच्छी लगी। टीवी देखते हैं सर आप? बिल्कुल। न्यूज़ चैनल्स? न्यूज़ चैनल्स में नहीं देखता। धारावाहिक? नहीं, धारावाहिक भी अब नहीं देखता। टेलीविज़न देखता हूँ, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा जो क्राइम थ्रिलर्स होते हैं आजकल जो आ गए हैं, वेब सीरीज, बिल्कुल आज की दुनिया में आधुनिक है। क्यों नहीं है, कभी भी परंपरावादी नहीं रहा हूँ। कौन सी वेब सीरीज ऐसी थी जो अच्छी लगी आपको? देखिए, कुछ दिन पहले मुझे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम करके एक वेब सीरीज आई थी, और उसमें वो बहुत अच्छी मुझे लगी। जो उसमें कौन ये है, मसीहा क्या नाम है उसका जो हीरो है, तो वह उसका जो उसने जीवन दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति को बस फंसा दिया एक क्राइम में, कैसे वह जेल गया, फिर कैसे वह जो है वो बहुत दिन बाद उसको गलत साबित किया जा सका कि वो फर्जी फंसा है, लेकिन किस प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ा। कहीं ना कहीं अपने आप को देखते हैं क्या स्टोरी में सर? नहीं, देखिए, यह भी एक आश्चर्य है कि यह मैंने जेल जाने के पहले देखा था, तो ऐसा कुछ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा और वो मैंने वास्तव में उसको भोगा और झेला। जी हाँ जी, महसूस किया। आपका जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा है, नेता की दृष्टि से भी जाने शुरू हो चुके हैं। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? किसी चीज़ का क्या परिणाम होगा, इसके लिए यदि कोई आदमी वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे इस बात से विमुख होना होगा कि उसको जो कर रहा है उसके परिणाम क्या होंगे। जैसे मैंने पढ़ाई शुरू की तो मैं किस दिशा में जाऊंगा, मैं यह तय कर सकता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगा। मैं यह तय नहीं कर सकता कि मैं फला नौकरी में चला जाऊँगा, फला काम कर लूँगा। कई लोगों को मैं देखता हूँ, अपने यहाँ भी देखा, सिविल सर्विस की पढ़ाई शुरू की, नहीं हुआ तो फिर वो बिल्कुल ही निराश हो गए। यानी कि 1-0 जो होता है मैथमेटिक्स में, या तो 1 रहना है हमको, 0 रहना। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि आप अपना काम कीजिए, कुछ यहाँ सफल होंगे, कुछ वहाँ सफल होंगे। दूसरी चीज़ जो एक चीज़ व्यवहारिक रूप से कहना चाहूँगा कि मैंने अपना जीवन अनुभव किया कि अगर कोई आदमी सफल होना चाहता है तो उसे मल्टीटास्किंग भी करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ एक से ज़्यादा काम अगर करता है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। हर चीज़ को, जैसे एक पेड़ को अगर कोई कहे कि मुझे जीवन में 5 पेड़ लगाने हैं और पहला पेड़ पूरा खड़ा हो जाएगा तब दूसरा लगाऊंगा, तो शायद न लगा पाए, क्योंकि पहले में समय लगेगा।
और बुद्धिमान वो है जो 5 पेड़ लगा दिया, धीरे धीरे अपना 5 की देखभाल करते रहे। तो मल्टीटास्किंग करने की भी ज़रूरत है। और तीसरा कि खुद पर विश्वास कीजिए, और आप तो जैसे जो ये कहावत है कि बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा, मेरे लिए जीवन का यह एक प्रकार से ध्येय सूत्र भी है। विकास दुबे ने सरेंडर किया तो आपने ऐसे ही बोल दिया कि इनको गोली मार दी जाएगी, घटना हो भी जाती है, मालूम था आपको पहले से सर? सबको मालूम था ना, समस्या ये है। और मेरा उसमें देखिए, मेरा ये कहना है कि आज ठीक है। अब देखिए, अब यूपी में ट्रेंड हो गया हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, मेनू कार्ड बन गए हैं, मेनू कार्ड बना हुआ है, और उसका रेट भी लोग बताते हैं कि तय हो गया है जी। अब 1 लाख, 1.5 लाख, 20,000 जो भी है रेट तय है। उसी तरह से मतलब आप जो है इन इनकाउंटर्स को, इन पुलिसिया मुठभेड़ों को, पुलिसिया कार्रवाइयों को इस प्रकार का स्वरूप मत दीजिए। मुख्यमंत्री महोदय को लग रहा है कि मतलब राम राज्य का मतलब यह नहीं है कदापि कि नीचे इस प्रकार राम राज और रावण राज्य। रावण के यहाँ भी डिसिप्लिन था और राम के यहाँ भी डिसिप्लिन था, लेकिन डिसिप्लिन अकेला ये नहीं है मापदंड कि वह रावण राज्य होगा कि राम राज्य होगा। एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप में भी शांति और मौन होती है, लेकिन वह चुप्पी खतरनाक, भयावह और अनुचित होती है। एक ऐसी स्थिति लाइए जहां हर व्यक्ति खुल के अपनी बात कह सके, ठठाक के हंस सके, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उसके अंदर से एक सृजनात्मक उत्साह हो। वह चीज़ सर्वथा उसका अभाव है। आज आदमी ट्वीट करने से पहले 10 बार सोचता है कि हम ट्वीट कर दें और शाम को हम अंदर हों। हाँ, अब हम जान भी नहीं रहे कि हमने क्या ट्वीट किया, और हमने ट्वीट किया शाम तक हम जो है लाभ दिए जाएं, क्योंकि वो किसी भाजपा नेता को खराब लग जाएगा, भाजपा कार्यकर्ता को खराब लग जाएगा। तो यह स्थिति, आप इसको राम राज्य कह रहे हैं तो आप इसमें आनंद उठाएं, लेकिन मेरी निगाह में तो यह बहुत ही खतरनाक स्थिति। खाना बनाते हो सर आप? मैं खाना नहीं बना पाता। चाय भी नहीं बना पाते? नहीं, चाय बना, ये पत्नी हमारी जो है ये हमसे चाय बनवाती है नियमित रूप से। ये मतलब आप भी उसी श्रेणी में हैं कि पत्नियां चाय बनवाती हैं पतियों से? हाँ, ये मतलब वो हमसे बनवाती हैं, हमको बनाना पड़ता है। आपको बनाना पड़ता है, चाहते नहीं है ना सर? अरे क्यों चाहेंगे, कोई भी बुद्धिमान आदमी नहीं चाहेगा, लेकिन मेरे पास उसमें कोई विकल्प नहीं। अधिकार सेना का जब सिंबल आपने लॉन्च किया तो अधिकार सेना का सिंबल के ऊपर बड़ा चर्चा हुआ कि ये जो बंद मुट्ठी है ये हथौड़ा भी बन के गिरेगी। जितने भी लोगों ने आपके जीवन में हस्तक्षेप किया है, ये मुट्ठी संगठन को परिभाषित करती है, ये इस मुट्ठी के अंदर कुछ बंद है। क्या है परिभाषा अधिकार सेना की, और अधिकार सेना के साथ आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं प्रदेश की और देश की राजनीति में? देखिए, अधिकार सेना के बुनियादी सिद्धांत बहुत ही छोटे हैं। जो मेरे जीवन का सिद्धांत रहा वही इसके सिद्धांत हैं। मैंने कभी भी किसी चीज़ को इसीलिए स्वीकार नहीं किया कि कलम से वो लिखा हुआ है। मैंने हमेशा उसके तर्क में, उसकी बुनियाद में जानने की बात कही, और यही मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति ये उसी तरह से सोचे कि वो अपना प्रश्न कर सके। हमने उदाहरण के लिए बलिया में एक व्यक्ति को, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया। हमने देखा एक दूसरे व्यक्ति ने तुरंत उस पर ट्वीट किया कि उसमें ऐसा क्या है कि आपने उसको जिलाध्यक्ष बनाया, मुझमें क्या कमी क्या रह गई। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। यह प्रश्न मैं चाहता हूँ कम से कम यह हमारे संगठन में वो प्रश्न करने का अधिकार है। मैंने उसको अपने ऊपर चुनौती नहीं मानी। मुझे लगा कि इसका मतलब जिस तेवर से मैं चलना चाहता हूँ उस तेवर से वो भी संचालित है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। हर नागरिक कहे कि ये मेरा अधिकार है। दरोगा जी, लेखपाल साहब, ये मेरा अधिकार है। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, ये मेरा अधिकार है। यह नहीं कि कहे कि अरे हुजूर आपने बड़ा कमाल कर दिया। हुजूर क्या कमाल कर रहे हैं? हुजूर तो जो है अपनी नौकरी कर रहे हैं, मोटी तनख्वाह पा रहे हैं, दुनिया भर के लाभ उठा रहे हैं। तो कमाल वो नहीं कर रहे हैं, कमाल तो हम कर रहे हैं आम नागरिक के रूप में, कि उन्हें सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उनको जितना साधन मिलना चाहिए उससे ज़्यादा साधन मुहैया कर रहे हैं। और कई बार तो मतलब दाएं बाएं से पैसे लेने के भी काबिज को बना दे रहे हैं।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेंबरशिप रखे हैं और ऑनलाइन के लिए हमने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, ऑफलाइन के लिए हम लोगों ने मेंबरशिप फॉर्म रखा है। अभी हम लोगों ने यूपी के बाहर एक बहुत ही बेयर मिनिमम जिसको कहेंगे कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर उत्तराखंड और गुजरात और बिहार में बनाया है, जहां मामूली संख्या में लोग हैं, कार्यकारिणी है प्रदेश की। यूपी में चूँकि मैं भी रहा हूं, मेरी जन्मभूमि बिहार है, लेकिन कर्मभूमि मैं सन 85 से ही 1985 से ही उत्तर प्रदेश में हूँ। अब लगभग 40 साल होने को है, तो मेरी कर्मभूमि एक प्रकार से डिफैक्टो मैं यूपी का ही हो गया हूँ। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ 75 जिलों में हमारी छोटी बड़ी इकाइयाँ हैं। कहीं 100 लोग हैं, कहीं 20 लोग हैं, कहीं 25 लोग हैं, कहीं 30 लोग हैं। इकाइयाँ इस तरह से हैं। कई जगहों पे मेरे ख्याल से 10-12 जगहों पे अभी कार्यकारिणी गठित हो गई है, बाकी गठित हो रही है। उनको मेंबरशिप के लिए ऑनलाइन भी लोग जुड़ रहे हैं, ऑफलाइन भी जुड़ रहे हैं। हमने अधिकारसेना.in करके एक वेबसाइट भी बना ली है। हमने अपने संविधान को, अपने उद्देश्यों को भी वहाँ रख दिया है, जो लोग उसको समझना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाह रहे हैं कि यह न कोई माने कि हम लोग जो कह दे रहे हैं वो ब्रह्म वाक्य है। अभी हमें हजारों सुधार की ज़रूरत है, आवश्यकता है, स्कोप है। तो हम अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात कहें। हम आवश्यकता अनुसार संशोधन करेंगे, बेहतरी करेंगे। उद्देश्य यह है कि लोगों को में अधिकार भाव जगे। उद्देश्य यह है कि अत्याचार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के विरोध में जो आपने सेना शब्द का प्रयोग किया, जो जानबूझ के सेना शब्द प्रयोग, इनके विरोध में सेना एक तैयार हो, आम जन की सेना हो, यह उद्देश्य है। जहाँ मुजफ्फरनगर जब बिहार में आप गई हैं तो वहाँ के जनता खातिर कुछ अपने जीवन में कह पावे, उत्तर प्रदेश वाले खातिर कुछ कह पावे, कुछ स्पेशल फ्यूचर में हो वाला है? देखिए, हम भी चाहब कि जो कार्य बा हम अधिकार सेना के, जो जनता के खातिर अधिकार बा, जनता के लिए अधिकार बा, जनता के सहयोग से ये अधिकार के उद्देश्य बा, ये सफल होवे। अधिकार भावना, अधिकार चेतना लोगों में जगे, लोग ये समझे कि हमारा अधिकार बाई, और ये भावना फैले। माई बाप की जो संस्कृति बा वो ख़त्म होवे, और जो मध्यस्थता बा नेतागण के, अफसरगण के, अफसरों के, वो ख़त्म होवे। यह ईश्वर से कामना बा, यह मातृभूमि से यह अभिलाषा बा। कई विषयों पर, कई मुद्दों पर लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे। अगले इंटरव्यू में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ आपके प्रश्नों के साथ, जिसका इंतजार हमें भी है। अपने आप को कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने वाले अमिताभ ठाकुर जी के पास भी होगा कि आप उनसे क्या प्रश्न करना चाहते हैं। चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। अगले इंटरव्यू में हम जरूर उन प्रश्नों को आपसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आपकी बात में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय देने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए। एक बुलंद आवाज के लिए आपका यह सराहनीय योगदान होगा।